नमस्कार दोस्तों, RS एकेडमी बाना यूट्यूब चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। यह वीडियो TGT PGT के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। अतीत के तथ्यों का वर्णन विश्लेषण जो काल कर्मानुसार किया गया हो इतिहास कहलाता है। साहित्य के इतिहास में हम साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में करते हैं, अतः तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन भी आवश्यक होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य के इतिहास को जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास मानते हैं। जनता की चित्तवृत्ति तत्कालीन परिस्थितियों से परिवर्तित होती है, अतः साहित्य का स्वरूप भी इन परिस्थितियों के अनुरूप बदलता है। शुक्ल जी की मान्यता है कि साहित्य का इतिहास कवियों का वृत्त संग्रह न होकर साहित्य की प्रवृत्ति का इतिहास होता है। हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा गारसा द तासी से प्रारंभ होकर वर्तमान रूप में लिखे गए अनेक इतिहास ग्रंथों तक व्याप्त है। अब हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के प्रमुख लेखक, उनकी कृति, रचना काल एवं विशेषताएं को देखेंगे। सबसे पहले है लेखक गारसा द तासी। इनका कृति है इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी। इसका रचना काल है 1839 ईस्वी। यहाँ यह ध्यान रखना है कि यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है और यह हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। अगला लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। इनका कृति है शिव सिंह सरोज, जिसकी रचना काल है 1883 ईस्वी। इसमें लगभग 1000 कवियों का जीवन वृत्त एवं रचनाएं हैं। नेक्स्ट लेखक है जॉर्ज गिरियर्सन। इनका कृति है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसकी रचना काल है 1888 ईस्वी। इसमें कवियों का काल कर्मानुसार वर्गीकरण है, काल विभाजन का प्रयास किया गया है और पूर्व रचनाओं को आधार स्रोत बनाया गया है। अगला है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु का कृति है मिश्र बंधु विनोद, जिसका रचना काल है 1913 ईस्वी। इसमें 5000 कवियों को स्थान दिया गया और काल विभाजन का पहला प्रयास किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काल विभाजन का पहला प्रयास किया गया। अगला लेखक है रामचंद्र शुक्ल। इनकी कृति है हिंदी साहित्य का इतिहास और इसका रचना काल है 1929 ईस्वी। इसमें काल विभाजन, इतिहास दर्शन, नामकरण का सुस्पष्ट आधार और रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन किया गया। अगला लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका कृति है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो 1940 में। हिंदी साहित्य का आदिकाल, इनका रचना काल है 1952। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये तीन इनका
महत्वपूर्ण कृति है और नवीन सामग्री एवं नूतन दृष्टि देखने के लिए मिलता है। शुक्ल जी की अनेक निष्कर्षों से ये असहमत है। अगला लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनका कृति है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसका रचना काल है 1938 ईस्वी। इसके 2 भाग प्रकाशित हुए हैं। अगला लेखक है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इनकी कृति है और इसकी रचना काल है 1965 ईस्वी। अब हम लोग इतिहास से संबंधित अन्य ग्रंथ को भी समझेंगे। पहला है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इनका कृति है हिंदी साहित्य। दूसरा है डॉक्टर भगीरथ मिश्र। इनका कृति है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। अगला है डॉक्टर नगेंद्र। इनका कृति है रीतिकाल की भूमिका। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इनका कृति है हिंदी साहित्य का अतीत। प्रभुदयाल मित्तल। इनका कृति है चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। अगला है परशुराम चतुर्वेदी। इनका कृति है उत्तरी भारत की संत परंपरा। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। इनका कृति है राजस्थानी भाषा और साहित्य और दूसरा है राजस्थानी पिंगल साहित्य। अगला है डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। इनका कृति है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। अगला है पंडित महेश दत्त शुक्ल। इनका कृति है हिंदी काव्य संग्रह। नेक्स्ट अगला लेखक हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी। इनका कृति है कविता कौमुदी, जिसका 2 भाग है। अगला है बाबू श्याम सुंदर दास। इनका कृति है हिंदी भाषा और साहित्य। सूर्यकांत शास्त्री। इनका कृति है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। अगला है कृपा शंकर शुक्ल। इनका कृति है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य चतुरसेन। इनका कृति है हिंदी साहित्य का इतिहास। नागरी प्रचारणी सभा काशी। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, जो 18 खंडों में इसके 6 भाग रीतिकाल का संपादन डॉक्टर नगेंद्र ने किया है। अगला लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास इनका कृति है। और अगला लेखक हैं डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। इनका कृति है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अगला लेखक हैं डॉक्टर टिक्कम सिंह तोमर और इनका कृति है हिंदी वीर काव्य। तो ये हम लोग देखें लेखक और उनका कृति। अब हम लोग कुछ स्मरणीय बिंदुओं को भी देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिखे इतिहास का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है। दूसरा पॉइंट है हिंदी साहित्य इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तीसरा पॉइंट है यह इतिहास ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा काशी के तत्वाधान में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। चौथा पॉइंट है शुक्ल जी की मान्यता है कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास होता है। जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होने पर साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। पांचवा पॉइंट है शुक्ल जी ने कालों के नामकरण प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर किए हैं। पॉइंट 6 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो नामकरण किए वे इस प्रकार हैं।
सबसे पहला है वीरगाथा काल, संमत 1050 से 1375 विक्रमी। दूसरा है भक्ति काल, 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी। तीसरा है रीति काल, 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी। और चौथा है गद्य काल, 1900 विक्रमी से 1984 विक्रमी। तो ये है शुक्ल जी का नामकरण। 7वां पॉइंट है प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण किसी विशेष प्रवृत्ति की रचनाओं की प्रचुरता के साथ साथ प्रसिद्ध ग्रंथों के आधार पर किया गया है। पॉइंट 8 है प्रवर्ती इतिहास लेखकों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को आधार बनाकर ही अपने इतिहास ग्रंथ लिखे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन काल है 1884 ईस्वी से 1941 ईस्वी। अगला पॉइंट 10 है इतिहास लेखन की 4 पद्धतियाँ होती हैं। पहला है वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरा है काल कर्मानुसारी पद्धति, और तीसरा है वैज्ञानिक पद्धति, और चौथा है विधेयवादी पद्धति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया है, जिसमें जातीय परंपराओं, परिस्थितियों एवं वातावरण का विश्लेषण करते हुए साहित्य के इतिहास को प्रस्तुत किया जाता है। इस पद्धति के जन्मदाता तेन माने गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास में काल विभाजन और नामकरण को देखेंगे। यह वीडियो टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। काल विभाजन के कई आधार हो सकते हैं, जैसे कर्ता के आधार पर प्रसाद युग, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। दूसरा हो सकता है प्रवृत्ति के आधार पर भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, रीति काल, छायावाद और प्रगतिवाद। इसी प्रकार से विकासवादिता के आधार पर आदिकाल, आधुनिक काल, मध्यकाल। अब हम लोग हिंदी के प्रमुख इतिहासकारों द्वारा किए गए काल विभाजन को देखेंगे। सबसे पहले हैं गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर। याद रखना है कि गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया है। यह वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट समझिए। जॉर्ज गिरियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को 11 अध्यायों में विभक्त किया है। प्रत्येक अध्याय सिद्ध साहित्य एक कालखंड को व्यक्त करता है। इन्होंने लेखकों एवं कवियों का काल कर्मानुसार वर्गीकरण किया है। तो अभी हम लोग जॉर्ज गिरियर्सन के बारे में देखें। अब हम लोग मिस्र बंधुओं का काल विभाजन देखेंगे। मिस्र बंधुओं का काल विभाजन में आता है आरंभिक काल। आरंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा है, पूर्व आरंभिक और उत्तर आरंभिक। पूर्वारंभिक काल 700 से 1343 विक्रमी और उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रमी। इनका दूसरा है माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का समय सीमा है 1445 से 1560 विक्रमी। प्रौढ़ माध्यमिक काल का है 1561 से 1680 विक्रमी। इनका तीसरा पॉइंट है अलंकृत काल।
अलंकृत काल को भी इन्होंने दो भागों में बांटा है, पूर्वालंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। पूर्वालंकृत काल का समय है 1681 से 1790 विक्रमी और उत्तर अलंकृत काल का है 1791 से 1889 विक्रमी। इनका चौथा पॉइंट है परिवर्तन काल। इसका समय सीमा है 1890 से 1925 विक्रमी। और इनका पांचवा है वर्तमान काल। वर्तमान काल का समय सीमा है 1926 विक्रमी से अब तक। तो यह था मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। अब हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन को देखेंगे। इनका पहला है वीर गाथा काल। अब हम लोग नाथ साहित्य जिसका समय सीमा है संवत 1050 से 1375 विक्रमी। इनका दूसरा है भक्ति काल। इसका समय सीमा है संवत 1375 से 1700 विक्रमी। तीसरा है रीति काल। रीति काल का समय सीमा है संवत 1700 से 1900 विक्रमी। और चौथा है गद्य काल, संवत 1900 से 1984 विक्रमी। अब यहाँ पर समझना है कि वस्तुतः शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरा नामकरण करते हुए उसका प्रारूप निम्न प्रकार दिया है। तो दूसरा इनका नामकरण है आदिकाल। आदिकाल यानी वीरगाथा काल। इसका समय 1050 से 1375 विक्रमी। पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी। उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रमी। और आधुनिक काल हम लोग यानी गद्य काल 1900 से 1984 विक्रमी। तो इस शुक्ल जी के द्वारा हम लोग दो तरह का नामकरण देखें। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है कि शुक्ल जी की काल विभाजन पद्धति के दो आधार हैं। पहला है प्रधान प्रवृत्ति और दूसरा है ग्रंथों की प्रसिद्धि। अब हम लोग डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन देखेंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन है, पहला है सबसे संधि काल, दूसरा है चारण काल, तीसरा है भक्ति काल, चौथा है रीति काल और पांचवा है आधुनिक काल। संधि काल का समय सीमा है 750 विक्रमी से 1000 विक्रमी। चारण काल का समय सीमा है 1000 विक्रमी से 1375 विक्रमी। भक्ति काल का समय सीमा है 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी। रीति काल का समय सीमा है 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी। और आधुनिक काल का समय सीमा है 1900 विक्रमी से अब तक। यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन है। अब हम लोग डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन देखेंगे। इन्होंने सबसे पहले प्रारंभिक काल कहा है और इसका समय सीमा है 1184 से 1350 ईस्वी। दूसरा है मध्यकाल। मध्यकाल को इन्होंने दो भागों में बांटा है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का समय सीमा है 1350 से 1500 ईस्वी और उत्तर मध्यकाल का समय सीमा है 1500 से 1857 ईस्वी। इनका तीसरा है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय सीमा है 1857 से 1965 ईस्वी। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का यह भी मत है कि हिंदी के प्रारंभिक काल एवं मध्यकाल में 3 प्रकार का काव्य मिलता है: धर्माश्रित काव्य, राज्याश्रित काव्य और लोकाश्रित काव्य। अब हम लोग विभिन्न कालखंडों के नामकरण को देखेंगे। पहला है आदिकाल। इसमें वीरगाथा काल
आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन, आरंभिक काल मिश्र बंधु, प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अब दूसरा है पूर्व मध्यकाल। इसमें है भक्ति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अलंकृत काल मिश्र बंधु, श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चौथा है आधुनिक काल, गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वर्तमान काल मिश्र बंधु, आधुनिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अब यहाँ समझेंगे कि यह स्पष्ट है कि प्रथम कालखंड के नामकरण पर ही अधिक विवाद है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में जो नाम सर्वाधिक प्रचलित है वे इस प्रकार हैं। आदिकाल 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी, भक्ति काल 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी और आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम लोग आदि काल को समझेंगे। आदि काल का समय सीमा है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल को वीरगाथा काल कहा है और इसकी समय सीमा 1050 विक्रमी से 1375 विक्रमी मानी है। आदि काल में रासो साहित्य की रचना प्रमुख रूप से हुई। इन ग्रंथों में प्रमुख है जो इस प्रकार है। सबसे पहले है रासो काव्य। इसमें हम लोग काव्य ग्रंथ यानी रासो ग्रंथ, रचयिता और इसके रचना काल को देखेंगे। पहला है पृथ्वीराज रासो। इसकी रचयिता है चंदबर दाई और इसकी रचना काल है 1343 ईस्वी। दूसरा है विसल देव रासो। इसका रचयिता है नरपति नाल और रचना काल है 1212 ईस्वी। तीसरा है परमाल रासो। इसका रचयिता है जगनिक और इसका रचना काल ज्ञात नहीं है। चौथा है खुमान रासो। खुमान रासो का रचयिता है दलपति विजय और इसकी रचना काल है 1729 ईस्वी। पांचवा है विजयपाल रासो। इसका रचयिता है नल सिंह, रचना काल है 16वीं शती ईस्वी। छठा है हमीर रासो। इसका रचयिता है साडंगधर और इसका रचना काल है 1357 ईस्वी। अगला है रास काव्य अर्थात जैन साहित्य। इसका पहला है भरतेश्वर बाहुबली रास और इसका रचयिता है शालिभद्र सूरी। दूसरा है बुधिरास। बुधिरास के रचयिता है शालिभद्र सूरी। चंदनवाला रास इसका रचयिता है आसगु। जीवदया रास इसका रचयिता है आसगु। स्थूलीभद्र रास इसका रचयिता है जिन्नी धर्म सूरी। रयवंतगिरी रास इसका रचयिता है विजय सेन सूरी। नेमीनाथ रास इसका रचयिता है सुमति गुनी। अगला है कछुली रास जिसका रचयिता है प्रज्ञा तिलक। जीनी पदम सूरी रास इसका रचयिता है सारमूर्ति। गौतम स्वामी रास। उदयवंत पंच पांडव चरित रास शालिभद्र सूरी। इन पुस्तकों के अतिरिक्त इस काल की कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं जो इस प्रकार हैं।
पहला है जयचंद्र प्रकाश, जिसका रचयिता है भट्ट केदार। जय मयंक जस चंद्रिका, मधुकर कवि। विद्यापति पदावली, विद्यापति। खुसरो की पहेलियाँ, अमीर खुसरो। ढोला मारूरा दुहा, कुशल लाभ। अब हम लोग कुछ अस्मरणीय बिंदु को देखेंगे। पहला है रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक से हुई, जो एक गे छंद होता है। दूसरा है पृथ्वीराज रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ है तथा हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसकी रचना चंदबरदाई ने की है। तीसरा है विसल देव रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। चौथा है विजयपाल रासो और हमीर रासो अपभ्रंश की रचनाएं हैं। पांचवा है अधिकतर रासो काव्य अप्रामाणिक हैं। विद्यापति ने कीर्तिलता और कीर्तिपताका नाम के काव्य ग्रंथ अपभ्रंश में लिखे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, कवि राजा श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर हीराचंद ओझा तथा डॉक्टर बुलर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना है। आठवां है श्याम सुंदर दास, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मिश्र बंधु, मोतीलाल मेनारिया तथा कर्नल टाड पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक रचना मानते हैं। पॉइंट 9 है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ मुनि जिन विजय, सुनीति कुमार चटर्जी रासो काव्य को अर्ध प्रामाणिक रचना मानते हैं। और 10वां पॉइंट है पृथ्वीराज रासो एक विकसनशील महाकाव्य है, जिनमें समय समय पर परिवर्धन होता रहा। अब हम लोग नाथ साहित्य को देखेंगे। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ एवं गोरखनाथ माने गए हैं। नाथों का समय 12वीं सदी से 14वीं सदी तक है तथा हिंदी संत काव्य पर इनका पर्याप्त प्रभाव है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी नाम से किया है। गोरखनाथ की रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण एवं शून्य समाधि का वर्णन है। गोरखनाथ ने षष्ठ चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया। गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को नारी से दूर रहने का उपदेश दिया। कबीर साहित्य में उपलब्ध नारी विरोध इसी का परिणाम है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन एवं गिरहस्थ के प्रति अनादर भाव है। जैसे सीधों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, वैसे ही नाथों की संख्या 9 मानी गई है। शिव ही आदिनाथ है। इनके अतिरिक्त मत्स्येंद्र नाथ, जालंधर नाथ एवं गोरखनाथ ही प्रमुख हैं। अब हम लोग सिद्ध साहित्य को देखेंगे। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हो गई थी। एक है हीनयान और दूसरा वज्रयान, और वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा गया है। राहुल सांकृत्यायन
ने सीधों की संख्या 84 बताई है। ये लोग अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे, जैसे सरहपा, लुईपा, सबरपा, डोमीपा आदि। 7वीं 8वीं सदी में सीधों का समय माना जाता है। कुछ प्रमुख सिद्ध और उनकी कृतियां इस प्रकार हैं। पहला है सरहप्पा और इनका रचना है दोहा कोश और समय है 769 ईस्वी। इन्हें सरहपाद भी कहा जाता है। इनकी 32 रचनाओं का उल्लेख है। दूसरा है सबरपा। सबरपा के रचना है चर्यापद और इनका समय है 780 ईस्वी। तीसरा है लुईपा। लुईपा सबरपा के शिष्य हैं और इनकी रचना का कोई उल्लेख नहीं है। चौथा है डोमीपा। डोमीपा विरूपा के शिष्य हैं और इनका समय है 840 ईस्वी। डोम्बी गीत का इनकी रचना है। पांचवा है कन्हप्पा। कन्हप्पा 74 ग्रंथों की रचयिता हैं और इनका समय है 820 ईस्वी। छठा है कुकुरीपा। ये 16 ग्रंथों के रचयिता हैं। आई होप आप लोग सिद्ध साहित्य को समझ गए होंगे। अब हम लोग खुसरो की पहेलियां को देखेंगे। खुसरो की पहेलियां। अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले के पटियाली गांव में 1255 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियां लिखी। आदिकाल में खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में किया। इस प्रकार अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। खुसरो के ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिसमें से अब 20-21 ही उपलब्ध होते हैं। यानी खुसरो के ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिसमें से अब 20-21 ही उपलब्ध होते हैं। इन रचनाओं में प्रसिद्ध हैं खालिक बारी, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सखुने और गजल। ये पांचों बहुत महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। अब आगे समझिए कि उनकी भाषा के नमूने इस प्रकार है। इसका पहला है कि तरवर से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा, आधा नाम बताया। दूसरा है एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। तीसरा है खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कूता खा गया, बैठी तू ढोल बजाए। चौथा है पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों। और पांचवा है वह आवे तब शादी होए, उस बिन दूजा और न कोए। छठा है मीठे लागे वाके बोल, मीठे लागे वाके बोल, क्यों सखी साजन ना सखी ढोल। तो ये थे उनकी भाषा के नमूने। अब आगे समझिए। अमीर खुसरो की कृति खालिक बारी एक शब्दकोश है। अमीर खुसरो की जो कृति है खालिक बारी, ये क्या है? तो एक शब्दकोश है। तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषाओं का पर्यायवाची कोश है। खुसरो प्रसिद्ध संगीतज्ञ भी थे तथा हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। उन्होंने ही सितार और तबला का आविष्कार किया था।
अब हम लोग आदिकालीन अपभ्रंश का साहित्य को देखेंगे। इसमें हम लोग आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का रचना का नाम, रचयिता का नाम, काल एवं वर्णय विषय को देखेंगे। पहला है संदेश रासक। संदेश रासक का रचयिता है अब्दुर रहमान। इसका समय है 12वीं सदी का उत्तरार्ध एवं वर्णय विषय है विरह काव्य। दूसरा है पउम चरियू। इसका रचयिता है स्वयंभू और समय है 8वीं सदी और इसका विषय है राम कथा। तीसरा है रिष्टनेमी चरियू। इसका रचयिता है स्वयंभू और इसका समय है 8वीं सदी और इसका वर्णय विषय है कृष्ण काव्य। चौथा है नागकुमार चरियू। इसका रचयिता है स्वयंभू और इसका समय है 8वीं सदी। पांचवा है महापुराण। महापुराण के रचयिता है पुष्पदंत और इसका समय है 10वीं सदी और इसका विषय है तीर्थंकरों एवं राम कृष्ण का चरित्र। छठा है भविष्यत कथा। भविष्यत कथा का रचयिता है धनपाल और इसका समय है 10वीं सदी और इसका वर्णय विषय है वनिक पुत्र भविष्यत दत्त की कथा। सातवां है उपदेश रसायन रास, जिसका रचयिता है जिन्नी दत्त सूरी और इसका समय है 12वीं सदी और वर्णय विषय है नृत्य गीत रास काव्य। आठवां है परमात्म प्रकाश। इसका रचयिता है जो इंदु और इसका समय है 6वीं सदी और वर्णय विषय है धर्म दर्शन। नवा है योग सार। इसका रचयिता है जो इंदु और समय है 6वीं सदी और इसका वर्णय विषय है धर्म दर्शन। 10वां है पाहुड़ दोहा। इसका रचयिता है राम सिंह और समय है 11वीं सदी और इसका वर्णय विषय है दार्शनिकता। 11 है प्राकृत पैंगलम। यह विद्याधर, जजल, बब्बर एवं साडंगधर की रचनाओं का संकलन है और इसका विषय है छंद शास्त्र। 12 है ढोला मारूरा दुहा। इसका रचयिता है कुशल लाभ और वर्णय विषय है विरह काव्य। अब हम लोग विद्यापति पदावली के बारे में जानेंगे। आदिकाल में विद्यापति जैसे सिंगारी कवि भी हुए हैं जिन्होंने मैथिली भाषा में पदावली की रचना की है। विद्यापति को मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव के नामों से भी जाना जाता है। विद्यापति शैव थे तथा उनकी पदावली में भक्ति एवं श्रृंगार का समन्वय दिखाई पड़ता है। विद्यापति ने नायिका की वयः संधि का मनोरम चित्रण किया है। इसके साथ ही सग, अस्नाता, रमणी के उत्तेजक चित्र, अभिसार का मनोरम वर्णन भी उनकी पदावली में मिलता है। विद्यापति की मैथिली भाषा में रचित पदावली गेय पदों में रचित है तथा उसमें गीत काव्य के सभी तत्व, संगीतात्मकता, व्यक्तिकता, कोमलकांत मधुर पदावली, आलंकारिकता विद्यमान है। विद्यापति पदावली के बाद अब हम लोग आदिकाल का गद्य को देखेंगे। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की एक अन्य पुस्तक वर्ण रत्नाकर, लेखक
ज्योतिश्वर ठाकुर भी उपलब्ध होती है। यानी मैथिली हिंदी में रचित गद्य की एक अन्य पुस्तक है वर्ण रत्नाकर। पुस्तक का नाम है वर्ण रत्नाकर, जिसका लेखक है ज्योतिश्वर ठाकुर। हिंदी गद्य के विकास में इस पुस्तक का भी विशेष महत्व है। राउरबेल नामक गद्य रचना के रचयिता रोड़ा कवि हैं। यह एक शिलांकित कृति है और इसकी रचना काल 10वीं शती है। अब हम लोग आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां को देखेंगे। पहला है, आदिकाल में लिखे गए ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव है। दूसरा है, इन ग्रंथों में युद्ध वर्णन में सजीवता है। तीसरा है अधिकांश ग्रंथों की प्रामाणिकता में संदेह है। चौथा है, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता इस काल में लिखे काव्य ग्रंथों में है। पांचवा है, अधिकांश ग्रंथों में कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की है। छठा है, इस काल की रचनाओं में राष्ट्रीयता का अभाव है। और सातवां है, अधिकांश रासो काव्यों में कल्पना की प्रचुरता है। आठवां है, विविध छंदों का प्रयोग इन रचनाओं में है। और नवां है, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग है। 10 है, अलंकारों का स्वाभाविक समावेश इन रचनाओं में है। अब हम लोग हिंदी का प्रथम कवि को देखेंगे। पहला है कि राहुल संकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के कवि सरहपाद को ही पहला कवि माना है। वे 84 सीधों में से एक हैं। दूसरा है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। उनकी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास को वे हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं, जिसकी रचना 1184 ईस्वी में हुई थी। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।